दोस्तों स्वागत है आपका और एक न्यू एजुकेशनल वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में देखने वाले हम हमारे कक्षा 10वीं के कंचन पॉकेट गुटका का पार्ट 3। ठीक है, इसके पहले वाले 2 पार्ट में हम आपके पूरे ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा चुके हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों में आपका 10 प्रश्न तक हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम जो इसके अगले वाले प्रश्न जो हल करेंगे और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हर प्रश्न आपको समझाऊँ, जिससे जो जब आप इन्हें याद करें तो आपको कम एफर्ट लगाने पड़े और आपको जो है कम समय में ये जो याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए आप भी जो है दोस्तों पूरा वीडियो देखिए, हर चीज़ को समझिए। ठीक है, जिससे अगर आप इसे समझेंगे तो आप जब याद करेंगे तो आपको मन में अगर वो इमेजिन वो चीज़ आएगी तो आप जो है ना जल्दी से याद कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, भारत में प्रधानमंत्री सड़क योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, 11वां प्रश्न हमारा कि भाई जो प्रधानमंत्री सड़क योजना जो बनाई गई थी उसका उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो दोस्तों उद्देश्य था प्रधानमंत्री सड़क योजना का कि 500 मीटर तक की जो आबादी है वाले गांव हैं, ठीक है, जो 500 मीटर तक की आबादी वाले गांव हैं, मतलब आपका गांव है 500 मीटर पे कोई दूसरा गांव है और 500 मीटर पे कोई दूसरा गांव है। ठीक है, उससे कम नहीं दोस्तों, जैसे 200-300 मीटर ये नहीं, 500 मीटर की जो आबादी वाले जो गांव हैं उनको 12 मासी सड़कों से जोड़ना, ये जो है प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य था। ठीक है, मतलब हर गाँव को हर गाँव से सड़क से जोड़ना। ठीक है, वो भी 12 मासी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री सड़क योजना का उद्देश्य क्या था, हर गाँव को सड़क से जोड़ना। ठीक है, अगला दोस्तों, सीमा सड़क विकास बोर्ड की स्थापना ठीक है क्यों की गई थी। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी को पता होगा हमारे जो असम मेघालय यानी जो उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं, ठीक है, वहाँ पर सड़क का विकास बहुत धीमा होता है, वो भी सीमा के क्षेत्र पे, जहाँ पर हमारी सीमा चीन और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश ऐसे जो है देशों से जुड़ती है। तो वहाँ पर जो सड़क है वो काफ़ी विरल माध्यम में बनाई जाती है, मतलब वहाँ पर ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता। इसके लिए जो है सन 1960 में सीमा सड़क विकास बोर्ड की गठन किया गया। ठीक है दोस्तों, 1960 में इसके ऊपर विवाद भी हुआ था 2019 में अभी। ठीक है, जिसमें चीन की सेना जो वहाँ पर आकर खड़ी हो गई थी, तो वो तो बात है। लेकिन चलिए, इसकी जो हमें यहाँ पर तारीख पूछी गई तो 1960 इसकी डेट है दोस्तों, जब इसके विकास बोर्ड की स्थापना की गई थी। और ये कहाँ पर की गई थी, उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों में सामरिक महत्व सड़कों के विकास हेतु। ठीक है, अगला दोस्तों आपका आंतरिक जल परिवहन की प्रमुख बाधाएं कौन सी है। तो इसको आप हटा दीजिए क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका उद्योग वाला जो चैप्टर है, जो परिवहन वाला चैप्टर है, उसको हटा जाएगा है। ठीक है, मौसम वाला है। ठीक है, तो मौसम वाला पढ़ेंगे। मौसम मानचित्र तैयार करने के लिए मौसमी सूचनाएं कैसे एकत्र की जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मौसम मानचित्र जो है तैयार करने के लिए जो मौसमी सूचनाएं हैं वो तो हम पुराने तरीक़ों से भी याद करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप वेधशालाओं द्वारा प्राप्त 8:30 से सायंकाल मैंने संध्या के समय 5:30 बजे तक होता है। ठीक है, इसका अभिलेखन और निरीक्षण तो ये वेधशालाओं में आज भी जो है हमारे यहाँ पर ये किया जाता है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका भारत में भूकंपीय विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है दोस्तों, भारत में भूकंपीय मुख्यालय जो स्थित है वो है असम में शिलांग क्षेत्र में। ठीक है, कहाँ पर है दोस्तों, शिलांग असम में। ठीक है, भूकंप का मुख्यालय हमारे यहाँ पर आता है शिलांग असम में। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नाट क्या है। ठीक है, तो नाट क्या है, वायु वेग मापने की इकाई है नाट। ठीक है, इसको नाट नहीं नॉट भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नाट दिया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए हमारा भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों के किनारे क्या किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो भूस्खलन यानी समझ के चलिए आपके पहाड़ है। ठीक है, और बरसात आती है तो बरसात से क्या हो जाता है, ये पहाड़ की जो ऊपर की जो चट्टानें वो टूटकर जो है नीचे गिर जाती है। ठीक है, अब इसको रोकने के लिए दोस्तों क्या किया गया, ये पहाड़ है तो इसके चारों तरफ ऐसी दीवारें बना दी गई, जिससे इसकी मिट्टी गिरेगी तो यहाँ पर ही संभल जाएगी, और यहाँ से अगर आपकी सड़क जा रही है तो सड़क में कोई भी नुकसान आपका नहीं होगा। ठीक है, तो भूस्खलन को रोकने के लिए पहाड़ी सड़कों में किनारे क्या किया गया, दीवारें बनाई गई। ठीक है, पक्की दीवारें बनाई गई। अगला दोस्तों आपका आपदाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है दोस्तों, आपदाओं से क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो आपदाओं में आपको दोस्तों लिखना है वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति के विस्तार से के रूप से घटित होती है। ठीक है, और जो मानव समुदाय में संकट डालते हुए मानव दुर्बलताओं को दर्शाती है, आपदाएं कहलाती है। ठीक है, तो आप इसमें सिंपल सा दोस्तों लिखिएगा थ्योरी कि भाई वे समस्त घटनाएं जो प्रकृति विस्तार से घटित होती है, यानी प्रकृति के बढ़ते क्रम से घटित होती है, और जो मानव समुदाय के लिए संकट उत्पन्न करती है और मानव की दुर्बलताओं को दर्शाती है, आपदाएं कहलाती है। ठीक है, अगला दोस्तों आपका अचानक उत्पन्न होने वाली प्राकृतिक आपदा कौन सी है। ठीक है, तो आप इसमें काफ़ी आसानी दोस्तों लिख सकते हैं, भूकंप है भाई, सुनामी है, विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट है, भूस्खलन है। ठीक है, चक्रवात है। आप ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें लिख सकते हैं कि भाई अचानक जो उत्पन्न होती है आपदा है, बाढ़, ये जो है अचानक उत्पन्न होने वाले आपदाओं में से आती है। ठीक है दोस्तों, तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्यतः आप इसमें अगर भूकंप, सुनामी, लहरें और ज्वालामुखी और विस्फोट अगर ये लिखेंगे, ज्वालामुखी, विस्फोट, भूस्खलन, तो आपके लिए काफ़ी सही होगा। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है दिल्ली में स्थित है। मतलब जो आपदा आती है तो उसको प्रबंधन करने वाला कोई संस्थान चाहिए ना दोस्तों, तो वो कहाँ पर स्थित, दिल्ली में है। अगला दोस्तों आपका
1857 के स्वतंत्र संग्राम के प्रमुख नेता कौन थे। ठीक है, तो ये दोस्तों काफ़ी बार पूछा जाता है और बहुत सारे बच्चे से गलत भरकर आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें क्या भरते हैं दोस्तों, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी ऐसे भरते हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं ये 1857 यहाँ पर दिया हुआ हमें डेट क्या दी हुई है 1857, यानी सिर्फ आपको 1857 उसके नीचे जो है उनके ही स्वतंत्र संग्राम के नेताओं के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपको जो है आज़ादी के समय जो थे उनके नाम नहीं लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आपको पता है 1857 उसके 100 साल बाद आज़ादी मिली। ठीक है, तो ये जितने भी नाम हैं वो जब आज़ादी मिली तब ये एक भी नहीं थे। ठीक है, आपको समझ रहे दोस्तों मैं क्या बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आज़ादी हमें मिली इसके 100 साल बाद। ठीक है, और 100 साल को आप सभी को पता है ये जी नहीं सकते, क्योंकि ये जब युद्ध लड़ रहे होंगे तब इनकी एज ही होगी 30, 40, 50 जो भी है, और जब वो जाएंगे तो 150, 200 तो कोई जीता नहीं है दोस्तों। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय ये सेनानियों के नाम आपको लिखना है। ठीक है ना, और वो जो गांधी जी और वो उस समय लड़े तो उनकी भी एज इस समय में वो बच्चे हो गए। ठीक है, छोटे से हो गए, उनकी एज होगी 10, 12, 5 या कुछ तो जन्मे भी नहीं होंगे। ठीक है, तो दोनों डिफरेंस है दोस्तों, दोनों डिफरेंट है। ठीक है, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं का नाम आपको लिखना है मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे। अब आप सभी को पता है दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे ने तो अंग्रेजों से मुकाबला लिया था और ग्वालियर का किला जीता था। तो इन दोनों का नाम तो आपको याद ही रह जाएगा। मंगल पांडे की वजह से 1857 का युद्ध हुआ था, ये भी आपको याद रखेगा। बस आपको याद रखना है कि भाई बेगम हजरत महल, अहमद, ठीक है, कुछ ऐसे नाम है, बहादुर शाह जफर, जो आपको याद रखने पड़ेंगे और इन नेताओं के नाम लिखने पर आपको 2 अंक जो है आसानी से मिल जाएंगे। 18 दोस्तों आपका 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था, तो इसका तत्कालिक कारण था दोस्तों चर्बी लगे कारतूस। ठीक है, जो मंगल पांडे था उसने बंदूक में चर्बी लगे कारतूस भरने से इनकार कर दिया था, जिसके लिए उसने जो है विद्रोह कर दिया। वही 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बना। ठीक है, चर्बी लगे कारतूस। अगला दोस्तों आपका लॉर्ड कर्जन ने शासन की कौन सी नीति अपनाई। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन की नीति बहुत प्रचलित दोनों, इसको हम अंग्रेजों की नीति भी बोलते हैं, फूट डालो शासन करो। ठीक है, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, फूट डालो राज करो। ठीक है, फूट डालो और राज करो ये सब बोलते हैं ना, तो दोस्तों राज और शासन दोनों अलग अलग चीज़ है। ठीक है दोस्तों, आप शासन लिखेगा और ये जो है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, मतलब ये हैंड टू हैंड है, जैसा अंग्रेजों ने कहा वैसा ये छाप दिया गया है, मतलब हैंड टू हैंड शब्द है। ठीक है, तो फूट डालो शासन करो की नीति जो है लॉर्ड कर्जन ने अपनाई थी। अगला दोस्तों आपका बहिष्कार का अर्थ क्या है, बहिष्कार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों बहिष्कार का अर्थ है जो सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों, उपाधियों का बहिष्कार करना है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, बहिष्कार का अर्थ क्या है, अगर आपको एग्जाम में आता है तो आपको लिखना है कि भाई विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से तो बहिष्कार का अर्थ है ही, वैसे ही सरकारी संस्थाओं, प्रतिष्ठानों, उपाधियों का बहिष्कार का अर्थ है। ठीक है, यानी पूरा बहिष्कार। ठीक है, बहिष्कार का अर्थ केवल विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से नहीं था, अपितु इसका व्यापक अर्थ था सरकारी सेवाओं, प्रतिष्ठानों और उपाधियों को बहिष्कार करना। ठीक है, संक्षेप में इसका तात्पर्य था सरकार के साथ असहयोग करना। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए आप, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमू ने किन उद्देश्यों से लेकर की थी। ठीक है, तो आप सभी को पता है दोस्तों हमू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और उन्होंने किस उद्देश्य से की थी, उन्होंने इस उद्देश्य की थी कि जो भारतीय स्वतंत्रता के लड़ना चाहते हैं वो हिंसा का मार्ग न अपनाए, मतलब वो तोड़फोड़ ना करे, सरकारी चीज़ों को नुकसान न पहुँचाए, किसी के पुलिस स्टेशन और बहुत सारी चीज़ें करते थे वो सब ना करे, वो शांति से कार्य करें। तो उसके लिए हमू ने जो है कांग्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, तो आप आंसर में लिखिएगा हम एक उदार व्यक्ति थे। ठीक है, और भारतीयों की सहानुभूति रखते थे। ठीक है, और हम जनता में हिंसा और के मार्ग में स्थान पर वैधानिक राजनीति के मार्ग पर जाना चाहते थे। मतलब एक विधि से, वैधानिक क्या होता है दोस्तों, विधि से राजनीति, मतलब एक विधि के तरीके से वो जो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो चाहते थे कि भाई कोई हिंसा ना करो, हम विधि से जो है देश को आज़ादी दिलाएंगे, ऐसा हमू का सोचना था। ठीक है, तो आप थोड़ी सी इसमें लिख दीजिएगा कि सबसे पहले तो हमू जी की तारीफ कर दीजिएगा पहली लाइन में, दूसरी लाइन में लिख दीजिएगा कि भाई वो भारतीयों से सहानुभूति रखते थे और वे जो है भारतीय जनता को हिंसा के मार्ग से हटाना कर वैधानिक मार्ग, वैधानिक राजनीति के मार्ग पर जो है लाना चाहते थे। इस प्रकार से आप लिखिए दोस्तों, आपका बिल्कुल सही होगा। अगला दोस्तों आपका बंगाल विभाजन कब और क्यों रद्द करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन क्यों रद्द करना पड़ा दोस्तों, जो 1911 में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारतीय यात्रा के समय बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया। इसके साथ ही राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी। ठीक है, किसकी यात्रा थी, जॉर्ज पंचम की भारतीय यात्रा के समय। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों अचानक से अगर बंगाल विभाजन कर देते तो काफ़ी संख्या में जो है पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में काफ़ी दंगे उत्पन्न हो जाते और उस समय जो है भारत में जॉर्ज पंचम करके सम्राट भी आने वाले थे, उनकी यात्रा थी और ऐसे में अगर दंगे होते तो भाई अंग्रेज़ों को काफ़ी दबाव का सामना करना पड़ता, इसलिए उन्होंने रद्द कर दिया और ज़्यादा हिंसा ना घटे इसलिए उन्होंने क्या किया, कलकत्ता से अपनी राजधानी हटाकर दिल्ली पर लेकर आ गए। ठीक है, अगला दोस्तों आपका स्वदेशी बहिष्कार, स्वदेशी और बहिष्कार का क्या अर्थ है। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पता है स्वदेशी यानी क्या होता है,
स्वदेशी यानी देश का धन बाहर जाने से रोकने और बढ़ती हुई जनसंख्या और गरीबों को रोकने के लिए स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण उपयोग मानते थे। ठीक है, स्वदेशी यानी खुद के देश में बना हुआ। ठीक है, तो इसका उद्देश्य था दोस्तों देश के धन को बाहर जाने से रोकने के लिए अपने ही देश में सभी चीज़ों को विकास करना ही स्वदेशी का अर्थ है दोस्तों। और बहिष्कार का अर्थ क्या है दोस्तों? बहिष्कार का अर्थ है विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरियों आदि का इनकार करना, जब अंग्रेज थे तब। ठीक है, तो ये दोनों परिभाषा अंग्रेजों के समय की है, मतलब जब अंग्रेज थे उस काल की परिभाषा है कि वे देश का धन बाहर न जाए, अपने देश में सब उगाओ, ये है स्वदेशी। और भाई बहिष्कार मतलब जो सरकारी जो स्कूल है, सरकारी नौकरियां है, उनको इनकार करो, उनका बहिष्कार करो। अगला दोस्तों आपका चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म हुआ था दोस्तों भाभरा जिला झाबुआ अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों पहले तो ये झाबुआ जिले में आता था, लेकिन अभी अलीराजपुर में आ रहा है। ठीक है, तो आप दोनों लिखिए जिससे आपके अंक ना कटे, और मध्य प्रदेश में उनका हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, भाभरा गाँव था और जिला कौन सा था? झाबुआ अलीराजपुर। अगला दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, ये आपका सिलेबस में नहीं है, छोड़ दीजिए दोस्तों इसको। ठीक है, 30वां है आपका भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ? ठीक है, तो भारतीय संविधान लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को, जिसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं हम लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। ठीक है, तो दोस्तों लोकसभा जो होती है उसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्य ही करते हैं, मतलब वो उनमें आपस में चुनाव कर लेते हैं लोकसभा के जितने भी सदस्य होता है, और चुनाव के बाद जिनका नाम आता है उसे जो लोकसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों कुछ लोगों का कहना हो सकता है कि भाई राष्ट्रपति, तो दोस्तों राष्ट्रपति केवल तिथि देता है कि भाई इस तिथि को करना है, ये समय पे करना है, और उस समय पे जो है ये होता है, यानी राष्ट्रपति की देखरेख में होता है। तो हम ये नहीं कर सकते कि भाई राष्ट्रपति ही चुनता है, ये तो लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लोकसभा के सदस्य जो है लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। अगला प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है? प्रजातंत्र यानी दोस्तों प्रजा का तंत्र, जहाँ पे प्रजा ही निश्चय करती है कि भाई क्या होना है, हम किसको प्रधानमंत्री चुनो, किसको मुख्यमंत्री चुने। तो इसके समक्ष चुनौतियाँ कौन कौन सी है दोस्तों? जनसंख्या विस्फोट, यानी जितनी जनसंख्या बढ़ेगी उतना प्रजातंत्र जो है धीमा होता जाएगा। ठीक है, बेरोजगारी। ठीक है, प्रजातंत्र की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों बेरोजगारी, ये आपका हमारे देश में भी देखने को, हमारे देश की है दोस्तों बेरोजगारी, क्योंकि हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, रोजगार के अवसर कम है। अगला दोस्तों आपका आतंकवाद। ठीक है, आतंकवाद की भावना अभी जो है ये इसका कारण है दोस्तों। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट, बेरोजगारी, आतंकवाद। ठीक है, जिस प्रजातंत्र के समक्ष चुनौतियाँ। अगला दोस्तों आपका सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? ठीक है दोस्तों, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? आप नाम को तोड़िए। ठीक है, क्या होता है? सांप्रदायिकता यानी संप्रदाय, और एकता यानी अपनाना, मतलब क्या कर सकते हैं हम, अभी उसके लिए शब्द नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो संप्रदाय यानी खुद का संप्रदाय, और अपने ये जो लास्ट वाला वर्ड आता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है अपने समुदाय के प्रति अच्छी भावना रखना, निष्ठा कर देखना, और दूसरे समुदाय धर्मों को मतलब थोड़ी सी कम निगाह से देखना। ठीक है, वो अपने हित के लिए काम करना, अपने धर्म के लिए काम करना, जबकि दूसरे के धर्म को नीच छोटा समझना, यही है दोस्तों सांप्रदायिकता। ठीक है, तो अगर इसके उत्तर की बात करें तो इनके हिसाब से उत्तर है अपने धर्म के प्रति सम्मान, निष्ठा रखकर दूसरे के धर्म पंथ संप्रदायों को नफरत करना। ठीक है, व्यापक राष्ट्रीय हित की अपेक्षा कर और अपने संप्रदाय के हितों की पूर्ति के लिए कार्य करना सांप्रदायिकता कहलाता है। तो वही दोस्तों अपने धर्म को ज़्यादा सम्मान देना, बल्कि दूसरे के धर्म को जो है नफरत करना है, तो यही है सांप्रदायिकता का अर्थ है दोस्तों। ठीक है, याद रख लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। ठीक है, क्योंकि सांप्रदायिकता बहुत बार पूछा भी जाता है। अगला दोस्तों आपका शहरी बेरोजगारी किसे कहते हैं? ठीक है, तो शहरी बेरोजगारी दोस्तों किसे कहते हैं? शहर में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके शिक्षित होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिलता, उन्हें हम कहते हैं शहरी बेरोजगारी। छोड़िए, अगला है आपका वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या क्या थी? ठीक है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य समस्या थी, आप सभी को बताओ तो वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? चलिए इस बारे में बता देता हूँ दोस्तों। पुराने समय में, यानी बहुत पुराने समय में, जब सिक्के यानी रुपए का प्रचलन नहीं था, ठीक है, तब लोग क्या करते थे? वस्तु का लेन देन करते थे। मतलब समझ के चलिए मेरे पास गेहूँ है, ठीक है, मेरे पास गेहूँ है और दूसरे के पास अगर ज़मीन है, ठीक है, ये मैं आपको सबसे सटीक उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों। तो मैं क्या करता था, गेहूँ वाले को गेहूँ दे देता था तो और मुझे ज़मीन दे देता। इसके विपरीत अगर दूसरा शब्द समझे कि अगर मेरे पास कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे पास झाड़ू है, मैं झाड़ू बनाता हूँ, मेरे पास झाड़ू है, और वही कुम्हार है, वो मटके बनाता है। ठीक है, अब रुपया तो है नहीं दोस्तों, तो कुम्हार क्या करेगा? उतने मटके उसको दे देगा और वो मटके की कीमत के बदले उसको झाड़ू देगा। तो इस प्रकार से चलती थी दोस्तों वस्तु विनिमय प्रणाली पुराने समय में। ठीक है, तो इसकी समस्या पूछा है कि भाई इसकी समस्या क्या थी, डिफिकल्टी क्या थी? तो दोस्तों इसकी डिफिकल्टी थी कि भाई झाड़ू वाला है, ठीक है, तो उसको ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जो झाड़ू ले। ठीक है, क्या ले? झाड़ू ले। और वो जो झाड़ू वाला जो व्यक्ति है जो उससे झाड़ू लेगा, तो ये झाड़ू वाले को जो वस्तु चाहिए वो उसके पास मिलनी भी चाहिए ना। मतलब मेरे पास अगर मान लीजिए झाड़ू है
और मुझे चाहिए खाना चाहिए, तो मुझे एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा जिसको झाड़ू की ज़रूरत हो और मुझे खाना दे। ठीक है, तो ये इसकी समस्या थी दोस्तों। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जल्दी मिलता नहीं था। तो ऐसे व्यक्ति मिले जो एक वस्तु द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे, उसके बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु उपलब्ध कराए। ठीक है दोस्तों, ये है आपका 35वां प्रश्न, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, 36वां 37वां आप छोड़ दीजिए, इस सिलेबस में नहीं है आपके। उपभोक्ता शोषण से क्या आशय है? तो उपभोक्ता शोषण से दोस्तों आशय है, उपभोक्ता यानी होता है कस्टमर, यानी आपका ग्राहक। ठीक है, जब आप दुकान पे कुछ खरीदने आते हो तो आप ग्राहक है। और शोषण यानी आपका जो है शोषण हो रहा है, मतलब वहाँ पर जो है आपके लूटा जा रहा है, तो उससे क्या आशय है? ठीक है, तो उपभोक्ता शोषण ये तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आपको क्या करते हैं, दुकानदार गलत अधूरी जानकारी देकर वस्तु को बेच देते हैं। तो समझ के चलिए, कोई चीज़ एक्सपायर हो चुकी है तो आपको दुकानदार क्या कहेगा, अरे कुछ नहीं होता, ये तो चलती है। तो इस प्रकार से आपको कुछ ना कुछ वो बहाने देकर जो है उसको चिपका देगा। तो यही होता है उपभोक्ता शोषण। जब कोई उपभोक्ता विक्रेता, जब कोई उत्पादक वो एवं विक्रेता द्वारा किसी उपभोक्ता को उस वस्तु की गलत या अधूरी जानकारी देकर वस्तु बेच दी जाती है तो उसे उपभोक्ता शोषण कहते हैं। ठीक है, तो आप इतना लिखिएगा दोस्तों कि जब कोई विक्रेता या उत्पादक द्वारा, ठीक है, किसी उपभोक्ता को या किसी ग्राहक को कोई वस्तु गलत या अधूरी जानकारी देकर बेच दी जाती है तो उसे हम कहते हैं उपभोक्ता शोषण। ठीक है, 39वां और 40वां ये आपके सिलेबस में नहीं है दोस्तों। ठीक है, हम थोड़ा सा बाहर आ गए। ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं 41वां 39वां 40वां आपके सिलेबस में नहीं है। 41वां देखिए आप, एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनियों को क्या कहते हैं? ठीक है दोस्तों, तो एक से अधिक देशों में अगर कोई कंपनी का उत्पादन कर रही है तो उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी बहुत सारे राष्ट्रों में वो कंपनी का उत्पादन कर रही है। जैसे गूगल हमारे यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी है, तो ये क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ हैं। अगला दोस्तों आपका विदेशी व्यापार क्या होता है? ठीक है, तो विदेशी व्यापार क्या होता है दोस्तों, एक दूसरे के देश के साथ आयात निर्यात को विदेशी व्यापार कहते हैं। मतलब मेरा अपना एक देश है, ये भारत हमारा देश है, वहाँ से अगर जो भूटान, बांग्लादेश या फिर हम कहें तो नेपाल एक देश है, ठीक है, हम इससे लेन देन कर रहे हैं, तो ये क्या होगा दोस्तों, विदेशी व्यापार होगा। ठीक है, और 1955 में विदेशी व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना की गई थी और विश्व व्यापार में तेज़ी से वृद्धि हुई। अगला दोस्तों आपको बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या समझते हैं? ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनी से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो ऐसी कंपनियां दोस्तों जिसका उत्पादन बिक्री से संबंधित कार्य एक से अधिक देशों में फैला हुआ है, वो बहुराष्ट्रीय कंपनी। अभी दोस्तों हमने इसकी परिभाषा देखी कि एक से अधिक देशों में उत्पादन करने वाली कंपनी क्या कहते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। और यहीं पर हमें घुमाकर प्रश्न पूछ लिया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी जो है बहुत सारे देशों में व्यापार करती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अगला दोस्तों आपको वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्या बताइए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्या है दोस्तों क्या है, छोटे उत्पादकों को प्रभाव, रोजगार में अनिश्चितता, विकसित देशों का वर्चस्व और क्षेत्रीय विषमता है। ये जो है वैश्वीकरण की समस्याएं हैं। ठीक है, उपभोक्ता शोषण के दो प्रकार बताइए आपको दोस्तों। तो आप उपभोक्ता दोस्तों ग्राहक है, इसके दो प्रकार आप बता सकते हैं कि मिलावट, अशुद्धता का सामान बेचते हैं भाई, खराब गुणवत्ता रहती है और ऊंची कीमतों पर कोई भी चीज़ हमें बेच दी जाती है। अगला दोस्तों आपका लास्ट है अतुलग्य का चीट फंड भारत में किस हिस्से में सर्वाधिक प्रचलित है? तो दोस्तों जो दक्षिण भारत है, तो दक्षिण भारत के जो गाँव है वहाँ पर चीट फंड बहुत प्रचलित है। अब दोस्तों कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई चिट फंड क्या है? तो दोस्तों चिट फंड ऐसी समस्या हो सकती है, जैसे समझ के चलिए 6-7 लोग हैं दोस्तों, जैसे 5 लोग हैं, समझ के चलिए, ये देखिए 5 लोग हैं। अब ये 5 लोगों क्या करते हैं, हर महीने 500 10, ठीक है, मैं यहाँ पर छोटा अमाउंट ले रहे हैं, जैसे 5-5 रुपये अगर सब जमा करते हैं, ठीक है, और वो सब जमा करके एक बड़ा अमाउंट बनता है दोस्तों आपका, और उस बड़े अमाउंट को ये क्या करते हैं, किसी एक व्यक्ति को कूपन के रूप में खोल कर उसे दे देते हैं। अब उस व्यक्ति को क्या करना रहता है दोस्तों, वो पैसा जमा करता रहता है, मतलब वो पैसा उसको दे दिया जाता है 1-2 साल के लिए, उसके बाद जो उससे वो पैसा जमा करवाना पड़ता है। ठीक है, और उसके पैसे बढ़ जाते हैं, मतलब वो 5 रुपये दे रहा था तो अभी वो अगली बार से 30 रुपये ला कर देगा हर महीने। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों ये चिट फंड की योजना चलाई जाती है। ये काफ़ी हद तक इसके नियम कानून अलग भी होते हैं, कहीं कहीं पर अलग, कहीं कहीं पर वो अपने अनुसार जो ग्रुप में बना लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपका 46 अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि कंप्लीट हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम अति लघु उत्तरीय नहीं, हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।